अपेंडिकुलर बोन के बारे में, है ना। इसके पहले में हम अपेंडिकुलर बोन के बारे में पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? अपेंडिकुलर बोन के बारे में। तो अपेंडिकुलर बोन में हम पढ़े थे, पहले ह्यूमरस पढ़ लिए थे, ह्यूमरस के पूरा पढ़ लिए थे, डेफिनेशन पढ़े थे, लैंडमार्क पढ़े थे, पार्ट पढ़े थे, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़े थे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला पार्ट, यानी कि आर्म पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे फोर आर्म। तो फोर आर्म में कितनी हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। कौन कौन सा? रेडियस होता है ना। ये किस टाइप के बोन होते हैं? हमारे लॉन्ग टाइप के बोन होते हैं, है ना। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। रेडियस एंड अल्ना बोन एनाटॉमी, ये हमारा कौन सा बोन है? अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लटकने वाला पार्ट, ऐसा बोन जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को सपोर्ट करता है। जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, क्या हमारा अपेंडिकुलर बोन है? नहीं। क्यों? हमारा एक अक्ष होता है ना। अपेंडिकुलर एक्सियल मतलब क्या होता है? अक्ष, और अपेंडिकुलर मतलब होता है एक्सटर्नल पार्ट, जो हमारे जो मूवमेंट ज्यादा होते हैं। जैसे हाथ हो गया ज्यादा मूवमेंट होता है, पैर हो गया ज्यादा मूवमेंट होता है। क्या हमारे रिस्ट के ज्यादा मूवमेंट होता है? नहीं होता है ना। चलो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियस एंड अल्ना बोन। पहला क्या है? रेडियस एंड अल्ना आर द 2 लॉन्ग बोन ऑफ द फोर आर्म। ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? आर्म होता है। ये हमारा फोर आर्म होता है, और यहाँ से हमारा शुरू होता है हैंड। और हैंड में क्या क्या होता है? हमारा फिंगर्स और पाम होता है ना। यानी कि हमारा रिस्ट आ जाता है, मेटाकार्पल, कार्पल, फिर हमारा फ्लैंजिस, ये सब कितने आते हैं? हमारे हैंड में आते हैं। तो हम कल पढ़ेंगे हैंड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम फोर आर्म। फोर आर्म में कितनी हड्डी होती हैं? 2 हड्डी होती हैं। अब इन दोनों में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? अल्ना होती है ना। लेकिन अगर आर्म में पूछा है तो हमारा ह्यूमरस होता है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। एल्बो जॉइंट केउनी बोलते हैं ना, केउनी, और रिस्ट जॉइंट मतलब कलाई। इन दोनों के बीच में ये क्या है? ये प्रेजेंट है ना। पहला क्या है? रेडियस लैटरल थंब साइड। रेडियस किस साइड होता है? लैटरल साइड। लैटरल मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। अब अपने हाथ में बाहर साइड कौन सा होगा? आउटर साइड यही है ना, क्योंकि अंदर क्या है? हमारा बॉडी का पार्ट है। नेक्स्ट इसमें देख लो, आउटर साइड कौन है? इधर, क्योंकि हमारा मीडियम बॉडी का पार्ट है। तो हमारा आउटर में क्या है? थंब है। तो हमारे जो कैसे पहचानते हैं कि रेडियस बोन किधर है? जिधर हमारा थंब होता है उधर हमारा क्या होता है? रेडियस बोन होता है। नेक्स्ट हमारा है अल्ना, मीडियली होता है। मीडियली मतलब अंदर वाला पार्ट। उसमें हमारा लिटिल फिंगर साइड। लिटिल फिंगर मतलब स्मॉल फिंगर बोलो, या हमारा क्या बोलते हैं? कानी अंगुली बोलते हैं ना हिंदी में। इसी के साइड हमारा क्या होता है? अल्ना होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये हमारा किसका पार्ट होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा इसका क्या काम होता है हमारे बॉडी में? तो पहला है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। फोर आर्म मतलब जो हमारी आर्म के आगे वाला पार्ट है, और नेक्स्ट हमारा हैंड, जो हमारा, अगर हमारा फोर आर्म नहीं होता तो हमारा हैंड का कोई वैल्यू ही नहीं होता, और रेडियस का भी कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि ये दोनों क्या है? इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हमारा रेडियस अल्ना बोन नहीं होता तो 2 ज्वाइंट नहीं बनते। कौन कौन सा? एक हमारा रिस्ट ज्वाइंट और एक हमारा एल्बो ज्वाइंट। बनता ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में बनने में हेल्प कौन करता है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेडियस अल्ना और डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस अल्ना। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम एल्बो एंड रिस्ट ज्वाइंट, देखो बना रहा है ना कि हमारा एल्बो और रिस्ट ज्वाइंट कौन बनाता है? रेडियस और अल्ना बोन बनाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। जितने हमारे मसल्स होते हैं फोर आर्म में, ये किसके द्वारा अटैचमेंट होते हैं? अटैच होते हैं, वो हमारे रेडियस अल्ना बोन के द्वारा अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारा अलाउ सुपिनिएटेड एंड प्रोनिएटेड, मतलब एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, ये किसके द्वारा हेल्प करता है? हमारा रेडियस अल्ना के द्वारा ही हेल्प होता है, तभी मुड़ पाता है, नहीं तो नहीं मुड़ पाता। देखो ऐसे मुड़ रहा है ना आपके हाथ, जितने लोग पंजे लगाते हैं क्या होता है? उनका रेडियस अल्ना मूवमेंट करता है। एल्बो मूवमेंट करता है क्या? नहीं। एल्बो फिक्स होता है ना, और हैंड भी फिक्स होता है, लेकिन मूव क्या होता है? रेडियस और अल्ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, और कुछ नहीं होता है ना। नेक्स्ट पार्ट का नाम, कितने पार्ट में बांटा गया है? तो हर एक बोन को मोस्टली 3 पार्ट में बांटे गए हैं ना। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम एक ही होगा, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल तो होना ही होना है, हर एक पार्ट में होगा। मिडिल वही होगा जहाँ पे स्पेस रहेंगे। जैसे मान लो हमारे इस फिंगर है,
इसमें हमारा 3 पार्ट दिख रहा है ना, 1 2 3 दिख रहा है ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, लेकिन थंब में 2 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में जगह नहीं है। जगह तो अभी छोटा हड्डी, सबसे छोटा हड्डी है कि नहीं है कि नहीं है? 2 पार्ट है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल तो होना ही होना है। प्रॉक्सिमल मतलब हड्डी का शुरुआत होगा ही होगा, और डिस्टल मतलब हड्डी का अंतिम पार्ट होगा ही होगा। बीच वाला पार्ट डिपेंड करेगा कि बोन कितना लॉन्ग है, लॉन्ग रहेगा तो रहेगा, शॉर्ट है तो नहीं रहेगा। तो पहला हमारा क्या है, अपर एंड बोलेंगे या प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे, है ना। तो हमारा रेडियस का हो गया या अल्ना का हो गया, दोनों बोन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट हमारा सॉफ्ट या बॉडी या मिडिल पार्ट ऑफ द रेडियस अल्ना। नेक्स्ट हमारा लोअर एंड या हमारा डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, इन तीनों में कोई डाउट है किसी को? हर एक बोन का प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल होता है, चाहे वो फ्लैंजिस फिंगर का ही छोटा सा पार्ट ही क्यों ना हो, है ना। बड़ी से बड़ी हड्डी यानी कि फीमर का भी होता है, छोटी से छोटी हड्डी स्टेपिस का भी होता है, लेकिन स्टेपिस में मीडियम नहीं होता है ना। यही हमारे दो बोन है, एक हमारा रेडियस है, एक हमारा अल्ना। रेडियस देखो और अल्ना देखो, दोनों में बड़ा हड्डी कौन है? बड़ा दिख रहा है ना, इसीलिए फोर आर्म में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? ठीक है, तो इसका देखो एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर मतलब क्या समझते हो? आगे वाला पार्ट, जो हमारा रेडियस बोन, जैसे आगे वाला पार्ट कौन सा होगा अपने हाथ में? ये पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है। तो आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर, बाहर वाले को लैटरल, बीच वाले को मीडियल। ये पता है सबको? तो इसमें हमारा आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एंटीरियर कहलाएगा, और पीछे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा पोस्टीरियर कहलाएगा। ज्यादा मोस्टली फ्रैक्चर होने के चांस कहाँ होते हैं? हमारे डिस्टल पार्ट में या हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट में होने के चांस होते हैं, है ना। जो हमारा ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, यहीं से हमारा बोन का शुरुआत होता है, और यहाँ पे हमारा डिस्टल पार्ट होता है जहाँ पे इसका इंसर्शन होता है या एंडिंग पॉइंट होता है। ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांस ये होते हैं। सॉफ्ट बहुत कम टूटता है, जब ज्यादा फोर्स डायरेक्टली फोर्स लगता है तभी होता है, लेकिन प्रॉक्सिमल और डिस्टल ज्यादा होने के चांस इसलिए होते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज के होते हैं ना। मोस्टली यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है? कार्टिलेज होता है, तभी ज्वाइंट बन पाते हैं। बोन से बोन डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता है ना। जहाँ पे ज्वाइंट बन रहे हैं वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा, और ज्यादा टूटने के चांस कार्टिलेज होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट ऑफ बॉडी, है ना। तो हमारा एक प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, एक मिडिल पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या होगा? डिस्टल पार्ट हो गया। या बोल सकते हो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेडियस अल्ना, डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस अल्ना, और बीच वाले को बोलो सॉफ्ट ऑफ रेडियस अल्ना, है ना। इसके बारे में डिटेल हम यहाँ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, क्या क्या लैंडमार्क होते हैं ना। तो देखो पहला क्या है? रेडियस है, दूसरा हमारा अल्ना है। तो रेडियस के 3 पार्ट हैं, उसमें क्या क्या नाम होते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे हड्डी दिख रही है ना, दिख रहा है सबको? ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ये हमारा डिस्टल पार्ट हो गया, ये हमारा सॉफ्ट वाला पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियस बारे में। तो रेडियस का हमारा सबसे पहला वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हेड। हर एक बोन का सबसे पहला पार्ट जहाँ से शुरुआत हो रहा है उस हड्डी का, वो हमेशा हेड होता है, चाहे आपके बॉडी का ही क्यों ना हो। एक बच्चा का निर्माण होता है ना प्रेगनेंसी में, तो सबसे पहले क्या बनता है? हेड बनता है ना। तो ओरिजिन हेड बेबी का किससे हुआ है? हेड का हुआ। तो वैसे इस बोन का भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है? हेड से हुआ। तो सबसे पहला वाला पार्ट क्या है? हेड है ना। चपटा दिख रहा है गोल सा, इसी की वजह से हमारा हाथ क्या अच्छे से मूवमेंट कर पाता है ना, राउंड शेप में होता है। हेड के नीचे हमेशा नेक होता है, हर एक बोन में देखोगे ना, बहुत कम ही ऐसा बोन है जहाँ पे नेक नहीं मिलेगा। आपके बॉडी में देख लो, हेड के ऊपर नेक है, तो वैसे यहाँ पे भी हेड के बाद नेक है। यहाँ पे आएगा रेडियल ट्यूबरसिटी, वहाँ पे क्या था? डेल्टाइड ट्यूबरसिटी था कि नहीं था? और यहाँ पे क्या आएगा? रेडियल ट्यूबरसिटी। यहाँ पे हमारे जितनी भी ट्यूबरसिटी होती है, ट्यूबरकल होते हैं, वहीं क्या होते हैं? लिगामेंट अटैच होते हैं, जिससे हमारे मसल्स क्या होते हैं? बोन से अटैच होते हैं। सॉफ्ट पे अटैच कम होते हैं, लेकिन जितने भी ट्यूबरकल होते हैं, ट्यूबरसिटी होती है, फोसा होते हैं, वहीं पे क्या होते हैं? ज्वाइंट होने के चांस ज्यादा होते हैं, चाहे वो लिगामेंट हो, चाहे वो मसल्स हो, चाहे टेंडन हो, चाहे वो बोन हो। ज्वाइंट बनाने के लिए खांचा चाहिए कि नहीं चाहिए? सीढ़ी चढ़ना है तो वहाँ पे खांचे बने होते हैं ना। मान लो तुम्हारे स्टर्नम बोन में कोस्टल लॉन्च नहीं बना होता तो ज्वाइंट होता? रिस्क फंस पाते उसमें नहीं। तो जितने भी खांचे बने होते हैं, चाहे किसी प्रकार का हो, फोसा हो, चाहे ट्यूबरकल हो, चाहे हॉर्न हो, वो सब क्या करते हैं? ज्वाइंट करने में हेल्प करते हैं। अब ज्वाइंट अलग प्रकार का हो सकता है, चाहे वो लिगामेंट हो सकता है, चाहे वो टेंडन हो सकता है, चाहे वो मसल्स हो सकता है, या आपका ज्वाइंट बनने में हेल्प कर सकता है।
तो पहला क्या है, हेड हो गया, दूसरा हमारा नेक है, तीसरा हमारा क्या है, रेडियल ट्यूबोसिटी। देखो ये ऊंचा वाला पार्ट दिख रहा है ना, थोड़ा सा प्रोब वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रेडियल ट्यूबोसिटी। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट ऑफ रेडियस या मिडिल पार्ट ऑफ द रेडियस। नेक्स्ट आएंगे हम डिस्टल में, तो हमारा होता है स्टेरॉइड प्रोसेस। स्टेरॉइड प्रोसेस हमारा क्या काम करता है, ये जो गड्ढा दिख रहा है ना, ये वाला शेप, दोनों हड्डी मिलके शेप कौन सा बनाते हैं, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में क्या होते हैं, हमारे जो 8 हड्डी होते हैं ना, छोटी छोटी कार्पल्स, वो इसी में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना। यानी कि ये दोनों जो हमारा स्टेरॉइड प्रोसेस है, ये क्या करता है, रिस्ट ज्वाइंट बनाने में हेल्प करता है। इसमें हमारी छोटी छोटी 8 हड्डी इसी के अंदर फिक्स हो जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं कलाई, है कि नहीं, इसके आगे वाला पार्ट। तो ये किसके अंदर फिक्स होता है, हमारा स्टेरॉइड प्रोसेस के अंदर फिक्स होता है। तो रेडियस में क्या कर पड़े, हेड, नेक, रेडियल ट्यूबोसिटी, सॉर्ट ऑफ रेडियस, और लास्ट हमारा क्या है, स्टेरॉइड। किसमें हमारा है, रेडियस। अब हम जानेंगे अल्ना में। तो अल्ना का ओरिजिन कहाँ से है, हेड यहाँ पे दिख रहा है, तो ओरिजिन कहाँ से होगा, यहीं से होगा, है ना। लास्ट वाला पार्ट डिस्टल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा हेड है, फिर हमारा स्टेरॉइड प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा कि हमारा रिस्ट बनाने में हेल्प करेगा, हेड हो गया, फिर हमारा सॉफ्ट ऑफ अल्ना हो गया। नेक्स्ट हमारा आएगा अल्नार ट्यूबोसिटी। जैसे यहाँ पे हमारा रेडियल ट्यूबोसिटी था, वैसे हमारा अल्नार ट्यूबोसिटी है। नेक्स्ट हमारा है रेडियल नॉच, है ना। रेडियल नॉच यहीं पे हमारा, जैसे जो गड्ढा दिख रहा है ना, इसी गड्ढे में वहां पे दिखाया था ना ह्यूमरस बोन में ट्रोक्लिया था कि नहीं था। उसमें क्या होता था, ट्रोक्लिया किससे अटैच हो रहा था, रेडियस से, और एक और था ना, वो क्या किससे अटैच हो रहा था, हमारा अल्ना से हो रहा था, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा रेडियल ट्रोक्लिया, रेडियल नॉच है, ये हमारा ह्यूमरस बोन ज्वाइंट होने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है कोरोनाइड प्रोसेस, ये भी हमारा ज्वाइंट में ही हेल्प करता है। और जो हमारा दिख रहा है ओनिकुलर प्रोसेस, इस गड्ढे में ही हमारा क्या होता है, रेडियस बोन, सॉरी ह्यूमरस बोन क्या होता है, फिक्स होता है। ह्यूमरस बोन में गड्ढे बने होते हैं, उसको बोलते हैं ओनिकुलर फोसा। फोसा मतलब होता है गड्ढा, और ये फोसा कहाँ अटैच होता है, ओनिकुलर प्रोसेस में जाके अटैच होता है, जिससे हमारा हैंगिंग पॉइंट बन जाता है, जिससे हमारा हाथ लटकने लगता है। उसी में क्या होता है, हैंगर होता है ना, कपड़ा लटकाते हैं, तो वो हैंगर होता है, कौन सा, ओलिकुलर फोसा। उस ओलिकुलर फोसा में क्या होता है, ओलिकुलर प्रोसेस अटैच करता है, जिससे हमारा रेडियस अल्ना दोनों क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है। समझ गए ना। नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहीं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर गए, छिला गया, टूट गया, बोलते हैं कि उंगलियां टूट गया है ना, कलाई टूट गई है, बोलते हैं ना ऐसा। तो इसमें देखो पहला हमारा क्या है, कोलेस फ्रैक्चर, जिसे हमारा लोअर एंड ऑफ द रेडियस, जो हमारा रेडियस का पहला वाला पार्ट। जैसे मान लो हाथ के बल गिर गए, है ना, दौड़ा रहा, कोई भाग रहे हो और फर्श पे पोछा लगा, गिर गए हाथ में, तो गिरते क्या होता है, हाथ के बल रोकते हो ना, तो यहाँ पे ज्यादा हड्डी टूटने का चांस क्या होता है, यहाँ पे फिगर है, ज्यादा हड्डी टूटने के चांस क्या होते हैं, रेडियस का डिस्टल वाला पार्ट, है ना, यही ना डिस्टल वाला पार्ट रेडियस का, देख रहे हो ना, यही ज्यादा टूटने के चांस होता है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर, कॉमन फ्रैक्चर है। अगर हाथ के बल गिरे तो अल्ना नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका हेड वाला पार्ट है, टूटेगा क्या, रेडियस, क्योंकि वहां डिस्टल वाला पार्ट है, अंतिम वाला पार्ट है। और सबको पता है अंतिम पार्ट हमेशा वीक होता है कि नहीं होता है। जैसे आपकी पैर की उंगली अकॉर्डिंग टू स्कल बोन वीक है कि नहीं है? वैसे जाहिर सी बात है हेड हमेशा मजबूत होता है ना, चाहे वो आपकी बॉडी का ही क्यों ना हो। तो वैसे यहाँ पे अल्ना का हेड मजबूत होता है, और जो रेडियस का डिस्टल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए ज्यादा टूटने के चांस होते हैं। अब तुम कहोगे ये मोटा होता है, तो मोटा होने से कोई वहां पे कैल्कुलस बोन होते हैं, वीक बोन होते हैं ना, जो आपको ज्यादा फोर्स करने में भी टूट जाते हैं। ठीक है, तो हमारा एक किसको कोलेस फ्रैक्चर कहाँ होता है, हमारे रेडियस का डिस्टल वाला पार्ट होता है। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, गिर गए, स्पोर्ट्स में ज्यादा होता है ना, या हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं गिर गए, तो वहां पे हमारा अगर हाथ के बल अगर गिरे तो सबसे पहला फ्रैक्चर, कॉमन फ्रैक्चर क्या होगा, कोलेस फ्रैक्चर होगा, जो हमारा रेडियस का क्या डिस्टल वाला पार्ट फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। दूसरा हमारा है मोंटेगिया फ्रैक्चर, है ना, ये भी हमारा बहुत कॉमन फ्रैक्चर है, और ये दोनों सिमिलर है, ग्लेजियर फ्रैक्चर और मोंटेगिया फ्रैक्चर।
इन दोनों में क्या होता है, इसमें अगर हमारा मोंटेगिया फ्रैक्चर होगा तो इसमें अल्ना हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और रेडियस का हेड क्या हो जाएगा, डिस्लोकेट हो जाएगा। और यहाँ पे ग्लेजिया फ्रैक्चर में क्या होगा, रेडियस फ्रैक्चर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अल्ना डिस्लोकेट हो जाएगा। यानी कि दोनों क्या होते हैं, सिमिलर हैं। यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा कौन सा बोन है, अल्ना। अल्ना हमारा यहाँ हेड दिख रहा है ना, तो अल्ना का हेड हमारा कहाँ होता है, रिस्ट के पास होता है, और उसका रेडियस कहाँ होता है, एल्बो का पास होता है। रेडियस का हेड हमेशा एल्बो ज्वाइंट के पास होता है और अल्ना का हेड हमेशा रिस्ट ज्वाइंट के पास होता है। तो हमारा कौन सा ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट के पास किसका हेड रहेगा, रेडियस का। तो भैया हेड बाहर आ गया है ना, तो ये क्या हो गया, डिस्लोकेट हो गया है, और ये वाली हड्डी अल्ना है तो फ्रैक्चर हो गई है। तो मोंटेगिया फ्रैक्चर कहलाएगा ना। तो मोंटेगिया फ्रैक्चर में क्या होता है, अल्ना टूट जाती है कहीं से भी, सॉफ्ट से या प्रोक्सिमल से, और क्या हो जाएगा हमारा ये रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्लोकेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, ग्लेजिया फ्रैक्चर। ग्लेजिया फ्रैक्चर में इससे उल्टा होता है, इसी में बताते हैं। जो हमारा रेडियस का हेड है, आगे वाला पार्ट उखड़ जाएगा, और जो हमारा अल्ना का हेड है उखड़ जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। जो हमारे आगे वाले पोर्शन में होने के चांस होते हैं, क्योंकि रेडियस का हेड, अल्ना का हेड कहाँ होता है, रिस्ट ज्वाइंट के पास होता है ना। तो हमारा रेडियस का हेड फिक्स रहेगा, लेकिन जो डिस्टल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। उसी के साथ क्या होगा, हमारा जो अल्ना है, अल्ना का हेड क्या हो जाएगा, डिस्लोकेट हो जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा। उसको हम बोलेंगे ग्लेजिया फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ओलेकुनान फ्रैक्चर। ओलेकुनान फ्रैक्चर हमारा कहा, जहां ओलेकुनान फोसा था ना ऐसे, उसी का पोस्टीरियर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा बहुत कॉमन फ्रैक्चर होता है। जैसे हम खियोनी के बल गिरे भैया, सबसे पहले यही टूट रहा है। बाहर वाला पार्ट देखो, यही टच हो रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या होता है, जो टच हो रहा है, हो रहा है, यही हमारा ओलेकुनान फोसा है। ओलेकुनान प्रोसेस है, जो ओलेकुनान फोसा में क्या होता है, अटैच होता है। ये किसका पार्ट होता है, अल्ना का पार्ट होता है ना। तो सबसे पहले बाहर यही वाला हड्डी है ना, तो टूटने के चांस क्या होगा, सबसे पहले ओलेकुनान प्रोसेस से टूट जाएगा। जैसे मान लो गिरे खियोनी के बल, तो फ्रैक्चर क्या होगा, जो बाहर है वही ना होगा, तो सबसे बाहर क्या होगा, ओलेकुनान प्रोसेस। तो ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। इसका भी सर्जरी होता है, टीबीडब्ल्यू कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तार लेके बांध देते हैं। टीबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है टेंशन बैंड वार्निंग, है ना। टेंशन मतलब खींच देना, बैंड मतलब बांध देना, वायर मतलब वायर से, है ना। तो ऐसा वायर आता है स्टेनलेस स्टील का, क्या करते हैं, जैसे हमारा बटन टूटता है, क्या करते हैं, धागा से सिल लेते हैं। सेम वैसे ही टूटा हुआ है, इसको हम सिलने के लिए एक स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, जो टेम्परेरी होता है, 10 दिन में 20 दिन में हील होता है, उसके बाद 1-2 महीने निकाल देते हैं। एक दौरबा नहीं होता है ना, क्या करते हैं, सुई धागे की तरह क्या करते हैं, दोनों में होल करते हैं और अच्छे से टाइट करके फिक्स कर देते हैं। और क्या करते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, जिससे हमारा हड्डी मूव ना करे। क्योंकि कोई भी हड्डी हो आपकी बॉडी में, अगर हड्डी का कहीं टूटा हुआ है तो उसको इमूवेबल बनाना है। जब तक मूवेबल रहेगा कोई भी फ्रैक्चर कभी भी हील नहीं करेगा, और इमूवेबल होगा तो फ्रैक्चर जल्दी हील कर देगा। एग्जाम्पल, चोट लगती है, हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया, प्लास्टर अटका लेते हो, या हमारा क्रैक बैंडेज बांधते हो, या हमारा इमोबिलाइजर लगाते हो, या स्प्लिंट लगाते हो, नहीं लगाते हो, उससे क्या होता है, हमारा हड्डी मूव नहीं करता है। और डॉक्टर पहले ही बोलता है कि ज्यादा मूव नहीं करना है ना। सोते टाइम इस प्लास्टर को थोड़ा सा साइड करके सो सकते हो, लेकिन पूरे दिन क्या करना है, उसको फिक्स करना है। जब मूव कराए तो क्या होगा, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा और घाव होना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब घाव नहीं भरेगा तो हड्डी भरेगा नहीं भरेगा, ठीक है ना। तो इसका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, टीबीडब्ल्यू हो जाएगा, यानी टेंशन बैंड वार्निंग होगा। और इन दोनों का भी मैनेजमेंट क्या होगा, इसका तो डिस्लोकेट हुआ है तो आराम से बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेटिंग करेंगे, है ना। तो इस सर्जरी का नाम होगा ORIF। O मतलब होता है ओपन, R मतलब होता है इंटरनल, और I मतलब होता है ORIF, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। तो क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, लगाते ही पूरा साफ सुथरा करेंगे, अच्छे से धुलेंगे, किसी पे एक प्लेट लगाएंगे,
है ना, वो भी स्टेनलेस स्टील का आता है, टाइटेनियम का आता है, लगा के स्क्रू से कस देंगे जिससे हमारा हड्डी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें मोस्टली प्लास्टर लगने के चांस होते हैं, है ना? छोटा सा ही फ्रैक्चर होता है इसमें, हमारा दौड़ते गिर गए तो क्या भारी हो जाता है, काम गिर गया अलग अलग आता है, थोड़ा सा क्रैक आता है जिसको हम बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। इसमें क्या करते हैं, ज्यादा 90% क्या मैनेजमेंट होता है, प्लास्टर लगता है ना। पता लगा कि आज सब सही था और कल तुम्हारा दोस्त मिला प्लास्टर लगा, तो बताया गया कि हमको रात में गिर गए थे, परसों मेरे पे चोट लग गया था। थोड़ा बहुत ही फ्रैक्चर आता है जो एक हफ्ते में लगभग हील होता है, लेकिन कम से कम 21 दिन रखते हैं, जो हमारा लेट कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, यानी कि फिर से ना पेन आ जाए, उस मैनेजमेंट को रोकने के लिए कम से कम 21 दिन का प्लास्टर लगाते हैं और 21 दिन बाद भी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। तुरंत नहीं बाल्टी का पानी उठा लो जिम करने चले जाओ फिर टूट जाएगा, है ना, क्योंकि तुरंत परेशानी नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर ज्यादा फ्रैक्चर हो गया, कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया, तो क्या करोगे, वहां पे भी प्लेटिंग होती है, ठीक है ना। अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर तो प्लास्टर लग जाएगा, जाके वायर डाल लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा फ्रैक्चर हो गया, आधा आधा ऐसे टूट गया, क्या करोगे, सीधे वहां पे प्लेटिंग करेंगे, है ना, ऊपर से प्लेट लगा के चिपका देंगे, जिससे हमारा फ्रैक्चर मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा समरी, इस लेसन से हम क्या सीखे हैं, तो पहला हमारा रेडिएशन अल्ना आर्टर फोर आर्म बोन। जो हमारा रेडियस अल्ना बोन है वो कहाँ की हड्डी है, फोर आर्म की हड्डी है ना, जो कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या करता है, क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है और हमारा रिस्ट जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट, रोटेशन, लिफ्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ द आर्म, उठाने में भी हेल्प करता है। जैसे मान लो बाल्टी उठाना तो इसे उठा पाओगे, उठा ले तो फोर्स किस पे लगता है, इस पे लगता है, फोर आर्म पे लगता है, लेकिन इससे क्या अटैच होता है, बाइसेप और ट्राइसेप, तभी हमारा खुलता है, बोलते हैं बॉडी दिखा रहा है ना, ऐसे दिखाते वो जिम हमारा करते तो उठता है ना, तो क्या उठता है, ये वाला पार्ट क्या है, बाइसेप ट्राइसेप, है ना। नेक्स्ट हमारा हेड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एंड फ्रैक्चर पॉइंट, ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं कहाँ पे, प्रॉक्सिमल पार्ट में या डिस्टल पार्ट में। शॉक बहुत कम टूटता है, जब तुमको प्रॉपर इस शॉक में फोर्स ज्यादा लग गया है या ज्यादा किसी दीवार में जाकर टकरा गए या डायरेक्ट किसी में फोर्स हो गया, है ना। अगर मान लो हमारा इसी में डायरेक्टली अटैच हुआ तो क्या होगा, फ्रैक्चर होने के चांस यहाँ पे रहेंगे। अदरवाइज गिर गए दौड़ भाग में तो ज्यादा चांस जिस बल पे गिरेंगे उसी होगा, क्यों नहीं बल गिरेंगे क्यों नहीं टूट जाएंगे, अगर हाथ के बल टूटेंगे तो हमारा रेडियस का पीछे वाला पार्ट टूट जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉमन इंजरी ड्यूरिंग द फॉल एंड रन, यह दिखता है कब, स्पोर्ट्स में, जितने लोग खेलते हैं ना वहीं भी दिखता है ज्यादा। और कहाँ दिख सकता है, घर में ही दिख सकता है, गिर गए फर्श वगैरह पे ना वहीं पे, अदरवाइज नहीं ज्यादा फ्रैक्चर होने जान। अब मान लो बाइक गिर गई तो हाथ में टूटेगा पहले, उसके पहले पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना। चलो इसमें कोई डाउट है किसी को भी, बताओ। रेडियस